हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही रोचक विषय जिसमें हम बात करेंगे हिंदी साहित्य में प्रथम पर। हिंदी साहित्य में प्रथम से हमारा तात्पर्य है कि जैसे हिंदी में बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारे उनके लेखक हैं, तो सबसे पहले किस विधा की शुरुआत किसने की, किस विधा में रचित जो हमारा गद्य या पद्य था वो कौन सा था। विधा से तात्पर्य है जिसे हम हिंदी पढ़ते हैं, हम उसमें कहानियां पढ़ते हैं, हम उसमें उपन्यास पढ़ते हैं, हम उसमें कविताएं पढ़ते हैं, हम उसमें नाटक पढ़ते हैं। तो बहुत सारे हिस्से हमारे, बहुत सारे भाग हमारे हिंदी साहित्य के हैं। इन सबको मिलाकर हिंदी साहित्य बनता है। तो आज की जो वीडियो है वो उसी पे आधारित है, जिसमें हमने बात की है हिंदी साहित्य में पहले क्या था। जैसे हिंदी साहित्य के प्रथम कवि की बात हम करते हैं तो वो कौन थे? सरहपा। सरहपा हमारे हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। और हिंदी में जो दोहा चौपाई का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो भी सरहपा ने ही किया था। दोहा हमारा क्या है? छंद है। चौपाई भी छंद है। ठीक है, छंद जो होते हैं वो मात्राओं पर आधारित होते हैं, लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा उसमें बनती है। तो दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग करने वाले सबसे पहले जो कवि थे वे सरहपा थे। और हिंदी के प्रथम कवि थे वो भी सरहपा थे। फिर अगला है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। यानी खड़ी बोली, देखिए, जब आज हम जो भाषा पढ़ते हैं वो हम खड़ी बोली ही पढ़ते हैं। उससे पहले संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, बहुत सारी भाषाओं से जो हमारी हिंदी है वो आज के इस रूप में आई है। ठीक है, तो खड़ी बोली की जब हम बात करते हैं तो इसकी प्रथम जो रचना थी वह चंद छंद वर्णन की महिमा, यह उस रचना का नाम है। और इसे जो करने वाले रचनाकार हैं वह है गंग कवि। गंग कवि के द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा, यह खड़ी बोली की पहली रचना है। देखिए, इस पे जो हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। उसमें किसी में हमें प्रथम कवि पूछा जाता है, किसी में हमसे प्रथम नाटककार पूछा जाता है, प्रथम नाटक पूछा जाता है। तो ये सारे बिंदु आज की इस वीडियो में शामिल है। हिंदी की प्रथम रचना, देखिए, हिंदी में, हिंदी भाषा में जो प्रथम रचना हमें प्राप्त होती है वह है श्रावकाचार। ठीक है, 933 ईस्वी में, यानी आज से बहुत समय पहले की ये रचना है। और इसके रचनाकार हैं आचार्य देवसेन। हिंदी के प्रथम महाकवि, हिंदी के प्रथम महाकवि, ये प्रश्न बहुत बार आता है, ये है चंद बरदाई। और इनका जो लेखन काल था वह था रीतिकाल। ठीक है, और प्रथम महाकाव्य कौन है? तो वह इन्हीं के द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो है, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये थे हमारे रीतिकालीन कवि। रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ, ठीक है, वो कौन सा है? हित तरंगिणी, जिसके रचनाकार हैं कृपाराम। देखिए, रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ की बात हम करते हैं, ऐसा ग्रंथ जो रीतिकाल के नियमों पर आधारित था, वह हित तरंगिणी था। लेकिन उस काल में रचा गया प्रथम महाकाव्य वह पृथ्वीराज रासो था, जिसकी रचना चंद बरदाई ने की थी। हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि, देखिए, मुस्लिम कवि यहाँ पे इसलिए उल्लेखित किया गया है क्योंकि मुस्लिम कवि जो होते थे या मुस्लिम लेखक जो होते थे वे अधिकांशतः उर्दू भाषा को ही लेखन का माध्यम बनाते थे। लेकिन अब्दुल रहमान एक ऐसे कवि थे जिन्होंने हिंदी भाषा में अपनी रचनाएं की, तो इसलिए इनका नाम यहाँ पर उल्लेखित है। हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि अब्दुल रहमान, जिन्होंने उर्दू को छोड़कर हिंदी विषय में रचना की। हिंदी मुस्लिम संस्कृति के प्रथम कवि ये अब्दुल रहमान है, क्योंकि मुस्लिम उन संप्रदाय से उनका संबंध था, तो उस संस्कृति को लेकर उन्होंने लेखन किया। साथ में हिंदी, हिंदू वाला जो है हमारा, हिंदी भाषा को भी आधार बनाकर उन्होंने रचनाएं की हैं।
हिंदी में श्रृंगार परंपरा की प्रथम रचना, श्रृंगार परंपरा की जो प्रथम रचना है वह है संदेश रासक, और अब्दुल रहमान ने इस परंपरा में लेखन शुरू किया। अगला है हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना। सूफी काव्य बोले जाते हैं जो ईश्वर के प्रति प्रेम दर्शाने के लिए रचना की जाती है, ठीक है। तो उसमें जो पहले रचनाकार थे वह मुल्ला दाऊद थे, और उसकी जो पहली रचना थी वह चंदायन थी। हिंदी में छंद शास्त्र की पहली रचना जिसमें छंदों का प्रयोग किया गया था वह कौन सी थी? छंदमाला, जिसको किसने लिखा था? केशव दास ने जिसकी रचना की थी। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि। देखिए, कृष्ण को काव्य का विषय बनाने से मतलब है कृष्ण को आधार बनाकर जिन्होंने लिखना शुरू किया था वह कौन थे? विद्यापति। अगर हम बात करते हैं तो कृष्ण को ही आधार बनाकर बहुत सारे कवि हमें मिले हैं जिन्होंने कृष्ण के विषय में लिखा है। जैसे अष्टछाप के कवियों की बात हम करते हैं जिसमें सूरदास, कुंभनदास और भी बहुत सारे कवि हैं। उनके अलावा 8 कवियों का जो समूह था वो सब कृष्ण से संबंधित रचनाएं करते थे। तुलसीदास ने भी कृष्ण गीतावली की रचना की है। उसके अलावा मीराबाई की जो रचनाएं हैं वो कृष्ण पर आधारित है। तो सबसे पहले कृष्ण पे जिन्होंने काव्य लिखा वह कौन थे? विद्यापति थे। उसके बाद फिर एक पूरा समुदाय ही कृष्ण को आधार बनाकर लिखने लगा, जिन्हें हम कृष्ण भक्ति धारा के नाम से जानते हैं, जिन्होंने कृष्ण को आधार बनाकर लिखा था, ठीक है। वैसे राम भक्ति धारा को हम जानते हैं जिन्होंने राम को विषय बनाकर लिखा था, जिसमें हमारे तुलसीदास जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। हिंदी के प्रथम गीतकार। गीतकार और रचनाकार में अंतर होता है। देखिए, गीतकार मतलब ऐसे कवि से है जिनकी रचनाओं को गेय रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जिनकी रचनाओं को गाया जा सकता है। देख, अगर हम वर्तमान साहित्य की बात करते हैं तो इसमें नीरज एक ऐसे रचनाकार हैं जो हिंदी साहित्य में भी बहुत प्रसिद्धि जिन्हें मिली है, और जिनकी जो रचनाएं हैं वह हमारा जो बॉलीवुड है उसमें भी उन्होंने बहुत सारे फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं, ठीक है। तो वो मुख्य रूप से कवि हैं लेकिन वह फिल्मों के लिए गीत लिखने का काम भी करते हैं। तो प्रथम गीतकार जो कवि थे वो थे विद्यापति, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद काफी सारे लोगों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। हिंदी में नख शिख वर्णन परंपरा की पहली रचना। नख शिख वर्णन मतलब जिसमें अ, संपूर्ण वर्णन होता था। नख मतलब पैरों के नाखून से लेकर सिर तक की जो गतिविधियां हैं सबके विषय में लिखा जाता था। वह रचना थी राउल वेल, और उसके जो लेखक थे वो कौन थे? उसकी जो रचनाकार थे वो थे रोडा कवि। यानी कवि हैं तो ये भी क्या थी? पद्य की रचना हमारी थी। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य। चंपू काव्य होता है जिसमें गद्य पद्य मिश्रित होता है। यूजुअली हम जैसे कविताएं पढ़ते हैं तो कविताएं हमारी क्या है? वो हमारे पद्य के अंतर्गत आती है। और जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो वो कहानी हमारी गद्य के अंतर्गत आती है। लेकिन हिंदी में एक विधा ऐसी भी है जहाँ पे हम उसे गद्य और पद्य दोनों प्रकार से लिखते हैं। यानी उसका कुछ भाग गद्यात्मक होता है और कुछ भाग उसका पद्यात्मक होता है, उसे कहा जाता है चंपू काव्य। और यह जो प्रथम चंपू काव्य था यह भी क्या था? राउल वेल के नाम से ही जाना जाता है, और इसे रोडा कवि ने लिखा था। हिंदी की पहली रचना जिसमें 12 मासा का वर्णन है, ठीक है, बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो भी क्या है? रासो काव्य, यानी हमारा जो रासो साहित्य था उसी काल के कवि हैं, रासो काल के कवि। नरपति नाल है इनका नाम है बीसल देव रासो में। रासो परंपरा की पहली रचना, यानी जिन्होंने रासो परंपरा में रचनाएं करना आरंभ किया। रीतिकालीन जो कवि थे वह सभी रासो काव्य, रासो परंपरा को अपनाने वाले कवि थे, ठीक है। वो चाहे फिर चंद्रवरदाई हो, वो चाहे
हमारे नरपति नाल हो या फिर दलपति विजय हो, ये सभी हमारे क्या थे, रासो साहित्य में रचना करने वाले कवि हैं। तो रासो परंपरा की जो पहली रचना थी वह थी खुमार रासो, और इसके जो लेखक थे वह थे दलपति विजय। जैन साहित्य में रास परंपरा की पहली रचना भरतेश्वर, जिसको बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास ये रचना का नाम है, और इसके जो कवि हैं वह है शालिभद्र सूरी। हिंदी की आदि कवियत्री, कवियत्रियां बहुत हैं लेकिन सबसे प्राचीन कवियत्री कौन सी है, वह है हमारी मीरा बाई। ठीक है। इसके बाद है खड़ी बोली के प्रथम कवि, खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं हमारे श्रीधर पाठक। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, और इसके जो रचनाकार हैं वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय जो कवि हैं, उनका उपनाम है वो क्या है, वह हरिऔध के नाम से रचनाएं करते थे। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका जो उपनाम था वह क्या था, हरिऔध था। और इन्होंने जो प्रिय प्रवास लिखा उसे हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहा जाता है। यह कब प्रकाशित हुआ, यह 1914 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक की। देखिए, मौलिक नाटक से क्या तात्पर्य है, मौलिक नाटक से तात्पर्य है जो लेखक की खुद की रचना थी। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि हम किसी का अनुवाद कर लेते हैं, हम किसी दूसरी भाषा की रचना को आधार बनाकर लिखते हैं, लेकिन मौलिक रचना का तात्पर्य है जो उनकी अपनी रचना थी। ठीक है, वो कौन सा है, आनंद रघु नंदन। और इसके जो लेखक थे, देखो नाटक की बात हम कर रहे हैं, यानी गद्य की बात हम करते हैं तो गद्य में हमारे लेखक होते हैं, और पद्य शैली की बात हम करते हैं तो वहां पर हम कवि या फिर कवियत्री बोलते हैं। ठीक है, नाटक हमारा गद्य शैली के अंतर्गत आता है, गद्यात्मक रूप से लिखा जाता है। तो इसके लेखक हैं वो कौन है, महाराज विश्वनाथ हैं। और पहला मौलिक नाटक जो है हिंदी का वह है आनंद रघुनंदन। बोलो बोलो। अगला आता है हिंदी की प्रथम आत्मकथा। देखिए, आत्मकथा होती है अपनी कहानी खुद लिखना, अपने विषय में लिखना। ठीक है, जैसे हम अपना शुरुआत से लेकर जो भी हमारी लाइफ का जो भी हिस्सा अभी चल रहा है उसके विषय में अगर अपने आप से कुछ लिखते हैं तो वह आत्मकथा कहलाती है। यह सबसे पहले लिखी थी बनारसी दास जैन ने, और इनका जो आत्मकथा का शीर्षक था वह था अर्ध कथानक। और हिंदी की प्रथम जीवनी, अब जीवनी क्या है, जीवनी होती है जो दूसरे लोग लिखते हैं। जैसे हमारे विषय में अगर किसी और ने लिखा तो वो जीवनी कहलाएगी, और अगर हम खुद अपने विषय में लिख रहे हैं तो वह हमारी आत्मकथा कहलाती है। तो हिंदी की जो प्रथम जीवनी है वह है दयानंद दिग्विजय, जिसके रचनाकार हैं गोपाल शर्मा। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज, रिपोर्टाज देखिए एक नया शब्द यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिनका हिंदी बैकग्राउंड नहीं है। रिपोर्टाज मतलब होता है जो किसी रिपोर्टिंग पे आधारित हमारा रचना है। ठीक है, किसी चीज की रिपोर्टिंग जिसमें की जाती है वह क्या है, लक्ष्मीपुरा, और इसको लिखा था शिवदान सिंह चौहान ने। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। ऊपर हमने बात की थी किसकी, नाटक की, अब हम बात कर रहे हैं कहानी की। तो हिंदी की जो प्रथम कहानी है वह है इंदुमती, और इसे किसने किन्होंने लिखा था, किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा था। यह भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। ठीक है, 1900 ईस्वी में ये लिखी गई इंदुमती के नाम से। और इसे लिखने वाले जो कवि जो लेखक हैं, कवि हम नहीं बोलेंगे क्योंकि कहानी गद्य का हिस्सा है, तो वो कौन थे इसको लिखने वाले लेखक, किशोरी लाल गोस्वामी। अब इसमें भी वही बात आती है, देखिए हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी यानी इंदुमती हो सकता है किसी दूसरी भाषा की कहानी रही हो जिसका इन्होंने अनुवाद किया हो। ठीक है, लेकिन मौलिक कहानी जो पहली है हिंदी की वह है एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, ये इसका शीर्षक है, और यह
कब लिखी गई? 1901 में लिखी गई। और इसके रचनाकार यानी इसके जो लेखक हैं वह किसे माना जाता है? माधवराव सप्रे को। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी। वैज्ञानिक कहानी से मतलब क्या है? ऐसी कहानी जिसका आधार कोई वैज्ञानिक घटना हो, जिसका आधार कोई विज्ञान से संबंधित वस्तु हो। तो वह क्या थी? चंद्रलोक की यात्रा। केशव प्रसाद सिंह ने चंद्रलोक की यात्रा। देखिए, चंद्रलोक की यात्रा मतलब कहीं ना कहीं हम उसमें कुछ साइंटिफिक विषय पर बात की गई होगी, ठीक है। तो वो चंद्रलोक की यात्रा जो कहानी है, वह प्रथम ऐसी कहानी है, ऐसी पहली कहानी है जिसमें एक साइंटिफिक कंसेप्ट को दिखाया गया था। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? केशव प्रसाद सिंह के द्वारा। हिंदी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानी। ऐतिहासिक कहानी मतलब क्या है? जिसमें किसी ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर लिखा गया हो, ठीक है। ऐतिहासिक कहानी से मतलब है किसी ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर लिखी गई कहानी। वह कौन सी है? राखी बंद भाई। नाम क्या है उस कहानी का? राखी बंद भाई। और लिखा किसने है? वृंदावन लाल वर्मा जी ने। अगला है हिंदी का प्रथम गद्य प्रेम काव्य। यह है साधना और लिखा है राय कृष्ण दास ने। हिंदी का प्रथम अतुकांत रचना। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना से मतलब है, देखिए, तुकांत और अतुकांत शब्द को पहले आप समझिए। तुकांत मतलब होता है जिससे राइमिंग। हम जब भी कोई कविता जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? हम कविता पढ़ते हैं तो उनके जो अंतिम शब्द होते हैं वो कहीं ना कहीं एक सिमिलर साउंड हमें उसमें सुनने में आता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा तुकांत। लेकिन अब जो वर्तमान समय की कविताएं हैं उसमें तुकबंदी हर जगह नहीं मिलती है। उसमें हमें पहली पंक्ति में कुछ और होगा, दूसरी पंक्ति हमारी उसकी दुगनी होती है, अंतिम जो शब्द होते हैं वो तुकात्मक नहीं होते हैं। तो ऐसी रचनाएं जिनमें तुकबंदी नहीं होती है वह अतुकांत काव्य कहलाता है, ठीक है। और पहला जो अतुकांत रचना है वह कौन सी है? प्रेम पथिक। ये लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह। काव्य संग्रह से मतलब होता है जहां पर एक से ज्यादा रचनाओं को का कलेक्शन होता है, ठीक है। आपने एक कविता लिखी, उसे प्रकाशित नहीं किया बल्कि क्या किया? उसे रखा, उसके बाद एक और कहानी एक और कविता लिखी, उसको भी रखा, फिर और लिखी। इस प्रकार से बहुत सारी रचनाओं का एक कलेक्शन आपने बनाया। तो वह कौन सी थी? झरना थी। जो क्या है? छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह। छायावाद हमारे हिंदी साहित्य की जब हम बात करते हैं और उसमें भी जब हम पद्य की बात करते हैं तो उसमें हमारा आदिकाल वाली जो बात आती है, भक्ति काल उसमें आता है, उसमें हमारा रीतिकाल आता है, रासो काव्य जिसमें चला, उसमें हमारा छायावाद आता है, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, बहुत सारे उसमें काल आते हैं। तो छायावाद भी एक ऐसा युग है जिसमें क्या किया था? जिसके चार मुख्य कवि हैं और उनमें से जो जयशंकर प्रसाद थे उनकी रचना जो झरना है वह कौन सी है? हिंदी का प्रथम काव्य संग्रह है, छायावादी युग का, ठीक है। उसके बाद हमारा है परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली की प्रथम रचना। यानी शुद्ध खड़ी बोली में जो हमारी प्रथम रचना हुई थी वह कौन सी थी? वह भाषा योग वशिष्ठ थी। और जिसके जो लेखक थे, जिसके रचनाकार थे, वह कौन से थे? वह थे राम प्रसाद निरंजनी, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोग करता है। यानी प्रगतिवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किन्होंने किया? वो थे हमारे मुख्य जो एक प्रसिद्ध कवि हैं वह थे मुक्तिबोध, ठीक है। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए, छायावाद एक युग है हम जानते हैं, लेकिन पहली बार छायावाद शब्द का प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति थे वह थे मुकुटधर पांडे। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता, ठीक है। ये सब हमारे हिंदी पद्य के ही काल हैं। प्रयोगवाद का जो प्रथम बार प्रयोग किया था वह किया था नंद दुलारे
वाजपेयी ने। प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, ये सब आधुनिक कविताओं के अंतर्गत आते हैं। फिर है हिंदी का प्रथम गीति नाट्य। गीति नाट्य से मतलब है ऐसे नाटक जो क्या है, कहीं ना कहीं काव्यात्मक भाव लिए हुए होते हैं। वह कौन सा है? करुणालय। इसको लिखा था जयशंकर प्रसाद ने। दक्षिण भारत में खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम रचनाकार। देखिए, दक्षिण भारत एक ऐसा हिस्सा है हमारे देश में जहां पर हिंदी भाषा का बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है। आपने देखा होगा वहां पे के जो लोग हैं वो जनरली जब आते हैं कहीं भी तो वो अपनी ही लोकल भाषा को सामान्य बोलचाल में प्रयोग में लाते हैं, या फिर वो जो अच्छे एजुकेटेड हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं। अदरवाइज वो क्या करते हैं, अपनी ही भाषा को प्राथमिकता देते हैं। हिंदी वहां पे बहुत कम बोली और बहुत कम सुनी जाती है, बहुत कम पढ़ी जाती है। तो दक्षिण भारत में जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की थी वे प्रथम रचनाकार थे मुल्ला वजही। गीति काव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किन्होंने किया था? लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुममाला की भूमिका में। ठीक है, एक रचना है उसमें इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। गीति काव्य से मतलब है ऐसा काव्य जिसे आप गीता प्रदान कर सकते हो, जिसे आप गा सकते हो, जिन्हें आप गीतों में ढाल सकते हो, उसे कहा जाता है गीति काव्य। हिंदी का प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? हिंदी का जो प्रथम विश्व सम्मेलन था वह हुआ था 1975 में नागपुर में। ठीक है, इसके बाद है नई कविता के जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नई कविता के प्रयोगकर्ता कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये इनका नाम है। और इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? इन्हें अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? अज्ञेय के उपनाम से जानते हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा अज्ञेय नाम लिखा रहता है। और इनका पूरा नाम ये भी कई बार पूछा जाता है कि क्या है इनका पूरा नाम, तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद है हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संकलन। रेखाचित्र संकलन जो किया था वो पद्म सिंह शर्मा ने किया था सर्वप्रथम। उसके बाद हम महादेवी वर्मा का नाम इसमें ले सकते हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा संख्या में रेखाचित्र, संस्मरण, ये जो भी हमारी विधाएं हैं इनको बहुत ज्यादा विकसित किया। रेखाचित्र भी इन्होंने काफी लिखे और इन्होंने संस्मरण लिखे। ठीक है, हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक। मार्क्सवादी आलोचक थे शिवदान सिंह चौहान। देखिए, आलोचक शब्द का बहुत एक विस्तृत महत्व है। हम आलोचक शब्द को सामान्य रूप से ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं जो आलोचना करने वाला होता है। लेकिन अगर हम हिंदी साहित्य में आलोचक की बात करते हैं तो यहाँ पर आलोचक की जो भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। देखिए, आलोचक का काम केवल किसी साहित्य में कमियां निकालना नहीं है, बल्कि क्या है कि उसकी अच्छाइयों और उसकी जो भी कमियां हैं उससे पर अध्ययन करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई रचना लिखी है तो उसमें कोई कमी नहीं होगी, या फिर ऐसा भी नहीं होता है कि उसमें कोई अच्छाई नहीं होगी। तो एक आलोचक की यही भूमिका होती है कि वह उस रचना के अच्छे और बुरे दोनों पक्षों पर बिना किसी भेदभाव के बात करता है। ठीक है, वह उसका अच्छा पक्ष बुरा पक्ष दोनों को देखता है। तो प्रथम जो आलोचक थे, मार्क्सवादी आलोचक के नाम से जिनको जाना जाता है, वह है शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, फिर वही बात आती है, मौलिक शब्द को बार बार लिया गया है। यह था परीक्षा गुरु। 1882 में इसे लिखा गया है लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा। इसके बाद है हमारा हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास। देखिए, उपन्यास में उपन्यास की अगर हम बात करते हैं तो उपन्यास एक ऐसी रचना है जिसमें किसी भी व्यक्ति का
जो भी घटना दिखाई जाती है वह बहुत ही विस्तृत रूप में दिखाई जाती है। अगर हम कहानी की बात करते हैं तो कहानी हमारी 6 पन्ने 8 पन्ने में खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां पर किसी भी विषय को बहुत गहराई से नहीं दिखाया जाता है। एक झलक दिखाई जाती है कि हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। लेकिन उपन्यास की अगर हम बात करते हैं तो उपन्यास क्या है, बहुत ही गहराई के साथ लिखा जाने वाला एक रचना है। ठीक है, उपन्यास आपने देखा भी होगा बहुत, इसीलिए बहुत मोटे मोटे जो किताबें होती हैं वो एक सिंगल उपन्यास होता है, क्योंकि उसमें हर चीज को बहुत विस्तार पूर्वक समझाया जाता है, दिखाया जाता है। तो हिंदी का जो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है यह है हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। ठीक है, 1890 में इसकी रचना हुई और लिखा किसने था, किशोरीलाल गोस्वामी जी ने इसकी रचना की थी। हिंदी का प्रथम पत्रात्मक शैली में लिखा गया मौलिक उपन्यास, ऐसा उपन्यास जिसमें पत्रात्मक शैली को स्थान दिया गया हो। ठीक है, पत्रात्मक शैली से मतलब है जैसे हम पत्र लिखते हैं एक दूसरे को, तो उसमें क्या था, उन्हीं पत्रों की ही शैली में, उन्हीं पत्रों के रूप में पूरा एक उपन्यास लिखकर उपन्यास की रचना की थी। और वह क्या थे, उसका नाम है चंद हसीनों के खतूत। ये 1927 में लिखा गया था। और इसके जो रचनाकार थे वह थे पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, इन्होंने इसे लिखा था। अब आता है हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास। देखिए, आंचलिक उपन्यास और इसके जो रचनाकार हैं यह भी बहुत महत्वपूर्ण नाम हिंदी साहित्य में रखते हैं। आंचलिक उपन्यास से मतलब है ऐसे उपन्यास जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित हो। विषय अंचल, अंचल मतलब एक हिस्से से होता है, वहां की चीजों को दिखाते हो। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो आंचलिक उपन्यास है वह मैला आंचल के नाम से है, और उसके जो रचनाकार है वह है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, और कब लिखा गया था ये, 1954 में। हिंदी का पहला जीवन चरित्रात्मक उपन्यास, यानी ऐसा उपन्यास जिसमें किसी के जीवन चरित्र को दिखाया गया हो, जो किसी की जीवन पर आधारित हो, वह था 1946 में लिखा गया झांसी की रानी उपन्यास, और जिसे लिखा था वृंदावन लाल वर्मा ने। देखिए, नाम क्या है, वह किस पर आधारित है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसकी पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, वह किसी के चरित्र के विषय में है, वह राजनीतिक है, तो उसके आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब है प्रथम राजनीतिक उपन्यास, यानी जिसमें राजनीतिक विषयों को पर चर्चा की गई है, वह था प्रेमाश्रम। 1922 में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया। उसके बाद है स्मृति शैली पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास। स्मृति आधारित मानी जिसमें हम, होता है ना कि हमारे साथ की जो हमारी साथ कुछ घटनाएं होती है, जैसे बचपन में हम अ, बड़े होते हैं धीरे धीरे, उसके बाद हमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बचपन की हमारी यादों में विद्यमान होती हैं, या फिर हम कहीं चले जाते हैं, पुरानी जगह से जुड़ी हुई कुछ यादें हमारे मन में हमेशा रहती हैं, तो उसे उसे ही स्मृति शैली कहा जाता है, जहां पर हमें अपना पिछले दिनों का कुछ याद होता है। ठीक है, तो उस पर आधारित जो उपन्यास था वह था देहाती दुनिया। 1926 में लिखा गया। किसने लिखा था, शिवपूजन सहाय ने। देखिए, नाम से एक आइडिया हम इसमें लगा सकते हैं कि वह किस पर आधारित होगा, लेखक के उन दिनों पर आधारित होगा जब वह ग्रामीण परिवेश में रहते थे। देहात मतलब ग्राम को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है हिंदी का पहला जासूसी उपन्यास। ठीक है, ये कौन सा था, अद्भुत लाश। 1996 में इसको लिखा गया है, गोपाल राम गहमरी। जासूसी उपन्यास मतलब जिसमें क्या हो, किसी जासूस वाली घटना को लिया गया हो, डिटेक्टिव शैली में हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अद्भुत लाश यानी कोई, समझ में देखिए है क्या अंदर वो तो नहीं पता, बट ये है कि अद्भुत लाश से समझ में आता है कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जहां पर कोई डेड बॉडी मिली हो, और उसी के विषय में खोजबीन करता हुआ ये एक उपन्यास हो। ठीक है, तो जासूसी वाली बात जिसमें की गई हो उसमें वह कौन सा है, गोपाल राम
गहमरी द्वारा लिखित अद्भुत लाश। हिंदी का पहला तिलिस्मी एयारी उपन्यास, तिलिस्म मतलब जादू टोना टोटके जो होते हैं सारे तिलिस्म कहलाते हैं, ठीक है। ये कौन सा है? देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया चंद्रकांता, ठीक है, 1891 में। इसके बाद आता है हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक। अभिनीत नाटक होता है, अभिनीत मतलब होता है जिसपे अभिनय किया गया हो, ठीक है। नाटक तो यूजुअली वही होते हैं जिन्हें हम रंगमंच पे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रथम अभिनीत नाटक यानी ऐसा नाटक जिसमें पहली बार अभिनय किया गया था वो कौन सा था? जानकी मंगल। और लिखा किसने था? शीतला श्रीनिवास दास जी ने। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक यानी जिसका अंत क्या हुआ? दुख भरा हो। यूजुअली होता क्या है, हम कुछ भी रचना करते हैं, कुछ भी कहानी उसकी होती है तो अंत में उसका जो अंत होता है वह कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो सुख पूर्वक होता है, जो अच्छा होता है। दुखांत मतलब होता है कि दुखदाई जो उसका अंत है। वो था रणधीर प्रेम मोहिनी। किसने लिखा था? लाला श्री निवास दास जी ने। हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक जो दूसरी भाषा से लिया गया था, शाकुंतलम, 1863 ईस्वी में लिखा था। किसने लिखा था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक, ठीक है, जिसमें सच कुछ नहीं था, प्रतीक के रूप में हमने चीजों को लिया था, कामना, 1927 में लिखा था। और लिखा किसने था? जयशंकर प्रसाद ने। उसके बाद है हिंदी का प्रथम एकांकी। हिंदी की प्रथम एकांकी ये है। प्रथम एकांकी से मतलब क्या है? देखिए, एकांकी होता है, हम उसको नाटक ही समझ सकते हैं, लेकिन उसमें एक अंक होता है। जैसे नाटक होता है तो उसमें हम जितने भाग दिखाते हैं वह उसके सब हिस्से होते हैं। लेकिन एकांकी में क्या है? किसी एक घटना को लेकर उसे लिखा जाता है और उस घटना के खत्म होते ही हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो रचना है वो खत्म हो जाती है। तो पहली एकांकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक घूंट, किसने लिखी थी? जयशंकर प्रसाद ने इस एकांकी को लिखा था। और कब? 1929 में। हिंदी के प्रथम आलोचक, देखिए आलोचक की बात हमने ऊपर की थी, आलोचक किसे कहते हैं? तो वो कौन थे हिंदी में जिन्होंने आलोचनात्मक लेखन किया? वह थे बाल कृष्ण भट्ट। ये भारतेंदु युग के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं। बालकृष्ण भट्ट इनके नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो पहली आलोचना की थी वो किसकी थी? देखिए, बालकृष्ण भट्ट द्वारा हिंदी प्रदीप पत्र, हिंदी प्रदीप पत्र जो था वह इन्हीं के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। उसमें सच्ची समालोचना के नाम से इन्होंने संयोगिता स्वयंवर नाटक की आलोचना को लिखा था। यानी उस नाटक के विषय में अपने विचार लिखे थे निष्पक्ष रूप से, उसके अच्छा उसका बुरा जो भी पक्ष था दोनों को उजागर किया था। हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक, ठीक है, यानी ऐसी पुस्तक जिसमें सिर्फ आलोचनात्मक लेखन किया गया हो, वह कौन सी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित हिंदी कालिदास की आलोचना। हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक पद्म सिंह शर्मा। तुलनात्मक आलोचक से मतलब क्या? एक तो आलोचना करने वाला व्यक्ति क्या करता है? किसी एक रचना को लेकर उसका अच्छा बुरा पक्ष लिख देता है। तुलनात्मक से मतलब होता है कि जहां पर वह कंपेयर करता है दो या फिर उस रचना को और रचनाओं के साथ, ठीक है, तो वहां उसको क्या कहा जाता है? तुलनात्मक आलोचक कहा जाता है। और उसके जो लेखक थे वह थे पद्म सिंह शर्मा। प्रथम सौष्ठववादी आलोचक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। प्रथम प्रभाववादी आलोचक शांति प्रिय द्विवेदी। प्रथम रसवादी आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये सब आलोचना पे आधारित नाम है। उसके बाद है हिंदी के प्रथम निबंधकार जिन्होंने पहली बार निबंध को हिंदी साहित्य में स्थान दिया, ठीक है, कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये एक चीज गलत आ गई है, यात्रा वृतांत का विषय लिखा गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद है पुस्तककार रूप में प्रकाशित हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य। देखिए, यात्रा साहित्य होता है जहां पर हम यात्राओं से संबंधित लेखन करते हैं।
अब इसमें क्या किया जाता है, देखिए हम किसी जगह पे गए, ठीक है, वहाँ के कल्चर को, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ का भौगोलिक परिवेश क्या है, हम किसी भी विषय के बारे में जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे रचनाएं जो हम किसी यात्रा के दौरान अनुभव करते हैं और उस पर हम लेखन करते हैं, तो वह हमारा क्या कहलाता है, यात्रा साहित्य कहलाता है। तो पहला जो यात्रा साहित्य है वह कौन सा था, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया लंदन यात्रा, ठीक है। पत्रात्मक शैली में रचित पहली जो यात्रा वृतांत थी वो कौन सी थी, 1932 में गणेश नारायण सोमानी द्वारा रचित मेरी यूरोप यात्रा। निबंधात्मक शैली में प्रथम यात्रा जो व्रत है वो कौन सा है, ज्ञान के उद्यान में, किसने लिखा था, सत्यदेव परिव्राजक ने, और कब प्रकाशित हुआ, 1937 में। डायरी शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत, डायरी शैली होता है, देखिए जब हम डायरी लिखते हैं तो उसी शैली में हमने जब अपनी यात्राओं को संग्रह किया तो वह हमारा क्या कहलाया, डायरी शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत मेरी तिब्बत यात्रा, 1937 में लिखा था, और ये लिखा था राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन हिंदी साहित्य में एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने यात्रा साहित्य के बल पर ही हिंदी में सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त किया, यानी जिनकी सारी रचनाएं लगभग यात्रा साहित्य है, ठीक है। इन्हें यायावर भी कहा जाता था, यायावर हम उसी को बोलते हैं जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है, जो घूमते रहते हैं। औपचारिक शैली में रचित हिंदी की प्रथम यात्रा उत्तराखंड के पाठ पर 1936 में लिखा था प्रोफेसर मनोरंजन ने। हिंदी का पहला पत्र साहित्य संग्रह, पत्र साहित्य क्या है, देखिए पत्र हम जैसा जानते हैं कि औपचारिक होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, ठीक है। उसमें जो हमारे पुराने समय के जो लोग थे उन्होंने कुछ ऐसे पत्र लिखे हैं जो व्यक्तिगत थे, या फिर जो व्यक्तिगत नहीं थे, जो औपचारिक अनौपचारिक में हम बात करते हैं, तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के उन्होंने ऐसे पत्र लिखे जो कहीं ना कहीं उनमें कुछ ऐसी बातें थी जो बहुत ही ज्यादा शिक्षाप्रद बातें थी, जो लोगों को जाननी आवश्यक थी। तो उस समय तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से वो लिखे, लेकिन बाद में जब ये देखा गया कि उन पत्रों का जो विषय है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो फिर उन पत्रों को संकलित करके पत्र साहित्य के नाम से प्रकाशित किया गया। जैसे इसमें बहुत जो पहला पत्र साहित्य हम पढ़ रहे हैं ये तो 1904 में लिखित स्वामी दयानंद के पत्र हैं, ठीक है, जो स्वामी दयानंद जी ने लिखे थे। हिंदी साहित्य में एक ऐसा भी पत्र संकलन है जिससे लगभग हर कोई अवेयर है, हर कोई उसके बारे में जानता है, वह है नेहरू के पत्र इंदिरा के नाम, ठीक है। उसमें देखिए जब नेहरू जी जेल यात्रा पे जाते थे, बहुत बार उन्होंने जेल यात्राएं की थी, आजादी के आंदोलनों में भाग लेते थे, तो वहां से उस टाइम पे फोन वगैरह तो कुछ होते नहीं थे, तो वो क्या करते थे, जो भी जानकारी होती थी सॉरी, वह पत्रों के माध्यम से इंदिरा गांधी को देते थे। हालांकि उस समय वो व्यक्तिगत पत्र लिखते थे, लेकिन बाद में उन्हीं पत्रों को संकलित करके एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया, ठीक है। अगला है हमारा हिंदी में साक्षात्कार विधा की पहली पुस्तक। साक्षात्कार विधा से मतलब है जैसे इंटरव्यू जो होता है उसी को हम साक्षात्कार बोलते हैं हिंदी में। तो जिसमें बहुत कुछ ऐसे जो हमारे प्रमुख लोग थे उनके इंटरव्यूज, उनके साक्षात्कार का जो संकलन मिलता है वह मिलता है किसमें, कवि दर्शन में। कवि दर्शन के नाम से एक साक्षात्कार विधा की पुस्तक प्रकाशित की गई थी। किसने लिखा था उसे, उनका संकलन किया था बेनी माधव शर्मा, मुकुंद देव शर्मा उनका निकनेम था। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ, देखो हिंदी साहित्य का जो इतिहास था वह पहला जो ग्रंथ था वो गारसा द तासी ने लिखा था, और इस्तवार दला लित्रेतूर एंदुई
हिंदुस्तानी, ठीक है, भारतीय भाषा का नहीं है, यह किसी दूसरी भाषा के लेखक थे, उन्होंने लिखा था। हिंदी में रचित पहला जो ग्रंथ है वो कौन सा है? वह है शिव सिंह सरोज, और लिखा था ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने। इसके बाद देखिए हम बात कर रहे हैं आगे, हिंदी साहित्य का प्रथम प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी ऐसी रचना जिसमें हिंदी साहित्य के विषय में जानकारी दी गई है और जिसमें प्रमाण है, तथ्यों के साथ जिसे लिखा गया है, वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास। यह वो रचना है जिसमें हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उसका जो वर्गीकरण है, सबको बहुत ही प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड किसने लिखा था? पंडित युगल किशोर के जो भी उनका था, पंडित युगल किशोर ने उस पत्र का संपादन और उस उनकी देखरेख में उस पत्र को प्रकाशित किया जाता था। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, दैनिक मतलब जो प्रतिदिन आता था, समाचार सुधा वर्षण, इसको लिखा था श्याम सुंदर सेन के अंतर्गत ये पत्र प्रकाशित होता था। हिंदी में अध्यापन करवाने वाला प्रथम विश्वविद्यालय, देखो, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में, ठीक है। पहले विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम कुछ और हुआ करता होगा, ठीक है, या संस्कृत हुआ करता होगा, बहुत पहले की बात हम करते हैं, तो उसके बाद और भाषाएं होती थी, लेकिन हिंदी में जिन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया विश्वविद्यालयों में, वह कौन था? फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में। हिंदी साहित्य में डीलिट करने वाले प्रथम विद्वान पीताम्बर दत्त बर्थवाल, इनका संबंध उत्तराखंड से है। हिंदी में पहला शब्दकोश, मानक शब्दकोश कौन सा है? हिंदी शब्द सागर। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक, मुक्त छंद में फिर वही बात आती है जैसे जिसमें तुकांत शब्दों की रचनाएं नहीं होती हैं, तुकांत शब्दों पर कविताएं नहीं होती हैं, वह कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। उसके बाद है मुक्त छंद में रचित हिंदी की पहली कविता जूही की कली। देखिए, अगर मुक्त छंद के प्रवर्तक यानी मुक्त छंद के प्रथम रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, तो जूही की कली जो रचना होगी वो किसकी होगी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही होगी। और इन्होंने कब लिखी थी? 1916 में। हिंदी के प्रथम चलचित्र, हिंदी के नहीं, हिंदी का प्रथम चलचित्र आएगा। हिंदी का प्रथम चलचित्र से मतलब क्या है? ऐसा हिंदी साहित्य की रचना जिस पर पहली बार मूवी बनी थी, जिस पर पहली बार पिक्चर बनी थी, कौन सी थी? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी। उसके बाद है हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम रचनाकार, यानी ऐसे लेखक, ऐसे कवि जिन्हें क्या मिला था? हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वह कौन थे? वह थे सुमित्रा नंदन पंत। और किस रचना के लिए मिला था इन्हें? इन्हें मिला था चिदम्बरा के लिए 1968 में। सुमित्रा नंदन पंत का भी संबंध उत्तराखंड के कौसानी से है। हिंदी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार, बाल साहित्यकार मतलब जिन्होंने बालकों के लिए, जिन्होंने बच्चों को ध्यान में रखकर रचनाएं की, वह थे श्रीधर पाठक। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका, ठीक है, लेखकों के विषय में हमने बात की। प्रथम कहानी लेखिका जो है वह कौन है? बंग महिला थी, यानी राजेंद्र बाला घोष। उन्हें हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका माना जाता है। देखिए, इसी सीरीज में बहुत सारे अभी इसमें चीजें छूटी हुई हैं जो हिंदी साहित्य में प्रथम स्थान रखते हैं, ठीक है। उन पे आधारित वीडियो भी मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी और अपने इसी चैनल पे अपलोड करूंगी। तब तक आप लोग चैनल को देखते रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी को वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं मैं देती हूँ जो
किसी भी प्रकार के परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद इन वीडियोस के माध्यम से उन्हें कुछ मदद मिले। ठीक है, तो आप लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर